नेक्स्ट क्वेश्चन है 126. द स्ट्रेटेजी विच कॉन्सेंट्रेट अराउंड द प्रोडक्शन मार्केट. प्रोडक्शन मार्केट के अराउंड में देखो है ना, सुनो, ये वर्टिकल इंटीग्रेशन है ना, वर्टिकल इंटीग्रेशन और ये डाइवर्सिफिकेशन है ना, ये सेम ही होता है, कुछ फर्क नहीं होता. तुम्हें पता होगा कि डाइवर्सिफिकेशन में जो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में होता है उसमें वर्टिकल इंटीग्रेशन आता है. तो प्रोडक्शन मार्केट में ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन भी होता है, एक्सपेंशन भी होता है, लेकिन है ना प्रोडक्शन मार्केट में मैं अगर तुम्हें बताऊं तो हर एक कंपनी अपना एक निश बनाना चाहती है. निश बनाने का मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाना चाहती है जिसकी वजह से उसको मार्केट में पहचाना जाए. तो इस वजह से इसका आंसर होगा फिर निश. ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि शाओमी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन वो मोबाइल फोन की वजह से मार्केट में, इंडियन मार्केट में तो खासकर मोबाइल फोन की वजह से पहचानी जाती है. ठीक है, तो वो निश हो गया, वो उसका स्पेशलाइज सेक्टर हो गया. नेक्स्ट है कॉर्पोरेट विजन इज सेम एज कॉर्पोरेट ड्रीम. ठीक है, विजन ड्रीम वैसे मैंने तुम्हें बताया भी था, कुछ भी बोलो विजन ड्रीम गोल स्ट्रेटेजी मिशन, लेकिन विजन के जो सबसे क्लोज वर्ड है ना यहाँ पर चारों ऑप्शंस पे, वो है ड्रीम. निश. अच्छा है ना, देखो निश के बारे में अभी अपन ने बात की थी. निश क्या होता है कि मार्केट में हम कोई स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि जिसकी वजह से हमें मार्केट में पहचाना जाए. ठीक है, यहां पर है ना एक इसका देखो, इसका आंसर अपन ऐसे बता सकते हैं. देखो एक वर्ड यूज किया हुआ है यहाँ पे, फ्लैंकिंग स्ट्रेटेजी. फ्लैंकिंग स्ट्रेटेजी, फ्लैंकिंग स्ट्रेटेजी का मतलब है, यानी ये ना फ्लैंकिंग मिलिट्री में चलता है. ये वर्ड फ्लैंकिंग जो वर्ड है ना वो मिलिट्री में चलता है. इसका मतलब ये होता है कि है ना अपने दुश्मन पर साइड से अटैक करें, सामने से नहीं. अपने जैसे अपने यहाँ पे बोलते हैं ना वो गुरिल्ला वॉरफेयर, इंडिया में इसको गुरिल्ला वॉरफेयर बोला जाता है. तो अपने दुश्मन पर साइड से अटैक करना, उसके वीकर स्पॉट पर अटैक करना. ठीक है, उस स्पॉट पर अटैक करना जहां पर उसकी कम आर्मी है, उससे कम डिफेंस लगा रखे हैं, उस जगह जाकर साइड से जाके अटैक करना, ताकि एनिमी की स्ट्रेंथ को तोड़ा जा सके. सामने से अटैक नहीं कर सकते. ठीक है, अगर सामने से अटैक नहीं कर सकते तो साइड से जाके अटैक करो. तो निश भी इसी तरह से काम करता है. निश है ना आपको ग्रोथ नहीं देगा, आपको मिल्की का मतलब आपको पैसा बनाकर नहीं देगा, आपके सर्वाइवल के लिए तो है ही है, लेकिन है ना निश जो है वो फ्लैंकिंग स्ट्रेटेजी होगी. निश में क्या है, आप बिल्कुल आमने सामने लड़ाई नहीं करते अपने कॉम्पिटिटर से, आप साइड से जाके कोई दूसरा रास्ता निकाल कर करते हैं, यानी कोई बेटर अपना स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाकर उस तरह से आप मार्केट में सरवाइव करते हैं. सक्सेसफुल डिफरेंशियल स्ट्रेटेजी अलाउस ए कंपनीज टू, ये अभी अपन ने पढ़ा भी था, पहले एक क्वेश्चन आया था सेम ऐसा की ऐसा क्वेश्चन. ठीक है, बाय लॉयल्टी टू इट्स ब्रांड. एक्टर ऑफ बॉलीवुड उसकी परफॉर्मेंस, एक जैसे लास्ट में आया था प्रीटी फेस वाला. ठीक है, प्रीटी फेस उसकी स्ट्रेटेजिक असेट थी. ठीक है, तो एक्टिंग है ना, एक्टिंग जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी भी एक्टर को उसकी, जैसे हम ऐसा बोलते हैं फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार को उसकी कॉमिक टाइमिंग के लिए जाना जाता है, आमिर खान को उसकी एक्टिंग के लिए जाना जाता है. ठीक है, और जैसे आयुष्मान खुराना है तो वो डाइवर्सिफाइड एक्टर है. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अगर कोई एक्टर दे रहा है ना तो वो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी, क्योंकि वो बाकी सारे एक्टर से अलग लाइन में खड़ा हुआ है. ठीक है, तो वो कोर कॉम्पिटेंसी हो गई उसकी. जैसे है ना पहले ऐसा बोलता था जैसे कोई भी है ना रोमांटिक मूवी अगर बनानी हो तो शाहरुख खान को लेकर बनाई जाए, क्योंकि वो उस तरह की पिक्चर में कोर कॉम्पिटेंसी. जैसे अगर तुम्हें है ना कोई ऐसी पिक्चर बनानी है जिसमें है ना एक्टर है ना फाइट सीन के टाइम पर अपनी शर्ट ओपन करेगा, ठीक है, तो वो सलमान खान के साथ जुड़ गई वो कोर कॉम्पिटेंसी. ठीक है, ऐसा सलमान खान कर सकता है. तो कोर कॉम्पिटेंसी इस तरह से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए यूज किया जाता है. 131 क्वेश्चन बोल रहा है इंटेंसिटी. अच्छा ये भी अपन ने पढ़ा था, अगर रिटर्न कम होता है, ठीक है, अपन ने पढ़ा था सेम क्वेश्चन, तो इंटेंसिटी उस मार्केट में हाईएस्ट होती है. ठीक है, अच्छा ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, पहले आया हुआ है क्वेश्चन
कि सप्लायर है ना, सप्लायर पावरफुल कब होता है, जब वो यूनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अ कंपनीज एक्चुअल स्ट्रेटेजी, इसको पढ़ के देखते हैं। मोस्टली हिडन टू आउटसाइड व्यू एंड इन नोन ओनली टू टॉप। नई स्ट्रेटेजी सबके लिए होती है, स्ट्रेटेजी केवल टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए नहीं होती। Typically planned well in advance and usually deviate little from the planned set of actions and business approaches. देखो ये बोल रहा है स्ट्रेटेजी है ना ऑन स्पॉट चेंजेस के लिए। अगर तुम इस लाइन को पढ़ोगे ना कि हमने एडवांस में बना रखी है, और ये बोल रहा है कि हमें ना ऑन स्पॉट चेंजेस भी करते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, लेकिन स्ट्रेटेजी है ना कभी भी ऑन स्पॉट चेंजेस को अलाउड नहीं करती। यानी स्ट्रेटेजी है ना कभी भी शॉर्ट टर्म चेंजेस को अलाउड नहीं करती, स्ट्रेटेजी से कभी भी सॉल्व नहीं कर सकती। अच्छा, नेक्स्ट है पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्शली रिएक्टिव। ये फिर भी हो सकता है क्योंकि स्ट्रेटेजी, अच्छा प्रोएक्टिव का मतलब है कि तुमने पहले से ही कुछ स्ट्रेटेजीज बना रखी, और रिएक्टिव का मतलब ये होता है कि कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ एक्शन होगा, तुमने उसके रिएक्शन के लिए स्ट्रेटेजीज बना रखी। तो रिएक्टिव स्ट्रेटेजीज को हम कंटिजेंसी प्लानिंग भी बोलते हैं। तो कंटिजेंसी प्लानिंग और प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी है ना, दोनों ही प्रोएक्टिव रिएक्टिव स्ट्रेटेजी, यानी कंटिजेंसी प्लानिंग प्रोएक्टिव भी है और कंटिजेंट इवेंट में कुछ रिएक्टिव स्ट्रेटेजीज भी होती है। तो 133 का सी आंसर लग रहा है मेरे को। मोस्टली ये फंक्शन भी देख लेते हैं ना, सिर्फ ये बोल रहा है कि कंपटीशन के लिए नहीं, तो ये आंसर हो गया इसका, परफेक्ट आंसर यही है 130। ठीक है, 134। द रीजन फॉर फेलियर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मे बी स्क्रैप रिसोर्स की कॉम्पिटेंसी, ठीक है, रिसोर्स कॉम्पिटेंस ओवर एस्टिमेशन ऑफ फेलियर ऑफ अपनी सीनियर मैनेजमेंट कमिटी। ये तो सारे ही हैं इसमें, ठीक है। सीनियर मैनेजमेंट का कमिटमेंट खराब हो जाए, एम्प्लॉइज का कमिटमेंट खराब हो जाए, फेल हो जाए, रिसोर्स नहीं है तुम्हारे पास में, जितना तुमने सोचा था। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, ये देखो ये अच्छा वर्ड है, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। ब्लू ओशन का मतलब होता है, जैसे अगर तुम समझोगे ना नीला समुद्र, और पता है समुद्र नीला कब होगा, अगर मान लो वहां पर, जैसे तुम ऑब्जर्व करना कि जैसे अपने ना, तुम इसलिए इसको ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी में बताता हूँ, इसलिए क्यों कहा जाता है क्योंकि ना समुद्र, जैसे अपनी नदियां होती है, नदियों का कलर होता है ना वो हरा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे एरिया कम होता है उनका, ठीक है। एरिया मैं बात कर रहा हूँ उनकी चौड़ाई की, ठीक है, उनकी लेंथ की बात नहीं कर रहा, उनकी वेट की और उनकी डेप्थ की बात कर रहा हूँ, चौड़ाई की और गहराई की। और वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग रहते हैं आसपास एरिया के अंदर, नदियों के आसपास वाले एरिया के अंदर, बहुत सारे वहां पर है ना, बहुत सारे मान लो कि बहुत सारे जानवर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, नदियों में रहने वाले एनिमल्स हैं, बाहर पानी पीने वाले एनिमल्स हैं, बहुत सारे हैं नदियों के आसपास, क्योंकि समुद्र में कोई पानी पीने नहीं जाता एक्सेप्ट सी एनिमल्स। अब समुद्र वाला जो एरिया होता है ना, वो ब्लू कलर का इसलिए दिखाई देता है, रीजन एक तो उसकी डेप्थ ज्यादा होती है और एक वो बहुत बड़ा होता है, और वहां पर है ना नंबर ऑफ सी एनिमल्स है ना, यानी है ना एरिया इतना बड़ा होने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है, एरिया बहुत बड़ा होने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। तो ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी इसीलिए बोला जाता है कि आपके पास में एरिया तो बहुत सारा है, मार्केट को तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें प्लेयर बहुत कम है या नहीं के बराबर प्लेयर्स। मार्केट तो बहुत बड़ा लेकिन नहीं के बराबर प्लेयर्स है। तो ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है, आप नया मार्केट डेवलप करना चाहते हो जहां पर कंपटीशन है, क्योंकि नदियों का पानी मीठा है और वहां पर कंपटीशन भी होगा, ठीक है। समुद्र का एरिया भी बड़ा है, पानी खारा है, कंपटीशन नहीं होगा, तो आप वहां पर नया मार्केट अपना डेवलप करना चाहते हो, तो ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी इसी को कहा जाता है। और मैं अगर तुम्हें एक्चुअल मीनिंग बताऊं ना, तो एक्चुअल मीनिंग होता है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी का, ऐसा समझ लो कि ऐसा कोई मार्केट जहां पर बहुत ही नंबर ऑफ फंड्स कम होती है, ठीक है, प्राइसिंग वगैरह का कोई प्रेशर नहीं होता है, और उसके अलावा कंपटीशन, अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम होती है तो कंपटीशन या तो नहीं होगा या नहीं के बराबर कंपटीशन, ठीक है। तो उस तरह की स्ट्रेटेजीज को ब्लू ओशन स्ट्रेटेजीज कहा जाता है। और ठीक है, क्रिएटिंग न्यू मार्केट प्लेस, देयर इज नो कंपटीशन। अच्छा, ये तो अपन ने पढ़ाई था, कोर कॉम्पिटेंसी, ठीक है। A question maker in BCG matrix is an investment, ठीक है, ये पढ़ के देखते हैं, ठीक क्वेश्चन लगता है। Yield low
करंट इनकम, बट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मार्कर, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये बात कर रहा है वो बीसीजी मैट्रिक्स में जो क्वेश्चन मार्क होता है ना, क्वेश्चन मार्क, उन प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है। क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट में अगर तुम्हें ध्यान हो ना, ग्रोथ तो ज्यादा होती है लेकिन मार्केट शेयर कम होता है उनका, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है, ब्राइट ग्रोथ है, ग्रोथ तो ज्यादा है लेकिन यील्ड कम है, तो मार्केट शेयर कम है, तो यही वाला आंसर, ठीक है। बाकी और कोई आंसर नहीं होगा तो पढ़ के देख लेना। ब्लीक का मतलब होता है कम, ब्राइट का मतलब होता है चमक, और ब्लीक का मतलब होता है अंधेरा सा, ठीक है, उजाला कम है थोड़ा। तो ये ब्राइट ग्रोथ तो है लेकिन मार्केट शेयर कम होने की वजह से रिटर्न कम मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 138, द स्ट्रेटेजी ऑफ टाटा ग्रुप इन इंडिया। अच्छा देखो, टाटा के पास कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन हो गया, ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं, आईटीसी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, उसके अलावा जैसे टाटा कैपिटल, और इनके बीच में ना ऐसी कंपनीज हो गई इनके बीच में कोई किसी तरह का रिलेशनशिप नहीं, ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। आईटीसी का भी एग्जांपल देता तो आईटीसी में भी कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज आर, ये है ना, वैसे रिस्क मैनेजमेंट हमारे फाइनल में आने वाला है, इसमें ये सब होती है, वॉइड, रिड्यूस, रिटेन, कंबाइन, ट्रांसफर, शेयर, हेज, सब होती है इसमें। तुम फाइनल में पढ़ोगे इनके बारे में डिटेल में, रिस्क मैनेजमेंट में पूरा एक चैप्टर है तुम्हारे फाइनल में, और उसमें से 10-12 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो तुम फाइनल में पढ़ोगे इस टॉपिक, रिस्क मैनेजमेंट, तो ये सब होती है। वॉइड, रिस्क को अवॉइड करना, ठीक है, अवॉइड है ये, वॉइड नहीं है, ठीक है, अवॉइड एक ही पूरा वर्ड है। रिस्क को अवॉइड करना, रिस्क को रिड्यूस करना, रिस्क को रिटेन करना, कंबाइन करना, ट्रांसफर करना, शेयर करना, हेज करना, ठीक है, ये सब पढ़ोगे तो इसमें सब कुछ, सब चीज आती है। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, अपन ने ये सेम क्वेश्चन पहले भी पढ़ा, ठीक है। तो रीडिजाइनिंग होता है इसका, ऑपरेशनल प्रोसेस को रीडिजाइनिंग करना, ठीक है। द बेस्ट टेस्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। वेदर द स्ट्रक्चर इज वेल मैच्ड टू स्ट्रेटेजी, ठीक है, whether the strategies and procedure are observed in a strategic supportive fashion, whether actual organization performance matches or exceed the target spelled out in the strategic plan। तो देखो सर, बेस्ट टेस्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी, कैसे टेस्ट करोगे स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी को टेस्ट करने का तरीका है कि आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने जो परफॉर्मेंस प्लान बनाया है, क्या आप, यानी जो भी टारगेट बनाया है, क्या आप उस टारगेट को अचीव कर पाए हो या नहीं कर पाए, ठीक है। तो 141 का आंसर हो जाएगा सी। 142, ये भी अपन ने पढ़ा था, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी फॉर स्मॉल कंपनीज दैट कंसीडर ऑफेंसिव अटैक इन द मार्केट। देखो ना, एक चीज बताता हूँ, छोटी कंपनीज है ना, एक स्टार्टिंग कभी भी ऑफेंसिव नहीं करेगी, स्टार्टिंग में एक बार डिफेंसिव ही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। फॉर दोज कंपनीज दैट सर्च न्यू इन्वेंटरी अपॉर्चुनिटी, फॉर द मार्केट लीडर, मार्केट लीडर भी कभी ऑफेंसिव नहीं करेगा, मार्केट लीडर भी हमेशा डिफेंसिव तो लेगा, क्योंकि वो अपने मार्केट को लूज नहीं करना चाहता। ऑफेंसिव खेलने की वजह से हो सकता है उसको मार्केट लूज करना पड़ जाए, ठीक है। फॉर दोज कंपनीज हु आर स्ट्रांग इन द मार्केट बट नॉट लीडर माइट कैप्चर ए मार्केट शेयर, बिल्कुल। अगर कोई कंपनी अपने मार्केट लीडर को पीछे छोड़ना चाहती है लेकिन अपने मार्केट पोजीशन में स्ट्रांग है, ध्यान रखना, उसके ऊपर लीडर्स है लेकिन वो खुद भी एक स्ट्रांग कंपनी है, वो फिर भी ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी को प्रमोट कर सकती है। आंसर हो गया डी, ठीक है। देखो वापस से अपने उसके क्वेश्चन स्टार्ट होने लगे, क्या बोलते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट। जनरली द साइज ऑफ, देखो ये क्वेश्चन है ना, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जॉब प्रोडक्शन में साइज स्मॉल होना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ जॉब ज्यादा होती है तो साइज स्मॉल हो जाती है। कब स्टार्ट हो कब खत्म हो, शेड्यूलिंग, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा अपन ने। इन जॉब प्रोडक्शन सिस्टम वी नीड, अच्छा देखो, जॉब का मतलब है ना, बहुत सारी जॉब्स हमें कंप्लीट करनी होती है, तो हमें कैसे लोग चाहिए, हमें स्किल्ड लोग चाहिए। जब हमें बहुत सारी जॉब्स कंप्लीट करनी होती तो हर एक जॉब के लिए अलग अलग तरह की जॉब्स होती, तो अलग अलग तरह की जॉब्स होती, तो अलग अलग तरह की जॉब्स को कंप्लीट करने के लिए हमें वर्कर भी स्किल्ड चाहिए।
लीड टाइम तो ये भी अपन ने पढ़ा है, प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द मटेरियल। द मेथड यूज्ड इन शेड्यूलिंग ए प्रोजेक्ट पर सीपीएम, ये भी हमने पढ़ा है। द एक्ट ऑफ गोइंग राउंड द प्रोडक्शन शॉप, नोट डाउन, अच्छा इसको बोलते हैं फॉलो अप, ठीक है, ये भी अपन ने पढ़ा है, पहले ही आ गया था ये क्वेश्चन भी। उसके बाद एमआरपी का मतलब होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ये भी अपन ने पढ़ा है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चार्ट गैंट चार्ट, ये भी अपन ने पढ़ लिया। वैरायटी रिडक्शन सिंप्लीफिकेशन बोला जाता है इसको, ये भी अपन ने पढ़ लिया। कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट्स, ऑपरेशन मैनेजमेंट, इसका मैंने डिटेल बताया था। होना चाहिए था ये मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन इसमें है ना इसमें लिखा है कि कन्वर्जन ऑफ इनपुट all the processes that are belongs to conversion of input into output, ये इस तरह से होना चाहिए था क्वेश्चन, लेकिन अपने ऑपरेशन मैनेजमेंट दिया हुआ है तो अपन इसको ऑपरेशन मैनेजमेंट ही कंटिन्यू करेंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्ट वेराइटीज, मास प्रोडक्शन होता है ना, देखो अपन ने ये भी पढ़ा है पहले क्वेश्चन नंबर 150, मास प्रोडक्शन होता है ना तो कब वेराइटीज बनाई जाती है जिनका वॉल्यूम ज्यादा होता है। कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है तो एक ही वैरायटी बनाई जाएगी। 154 रूटिंग एंड शेड्यूलिंग बिकम रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड इन, ये सब क्वेश्चन अपन ने पढ़े हैं बैच प्रोडक्शन में। लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग इज यूजफुल इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। द स्कोप ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये भी अपन ने पढ़ा है 156, इसका आंसर है अनलिमिटेड, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए अप्लाई होती है। मोस्ट सुटेबल लोकेशन, मोस्ट सुटेबल लेआउट फॉर जॉब प्रोडक्शन प्रोसेस लेआउट, ये सब पढ़ा है। जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, ये सब पढ़ लिए अपन ने सारे क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग, सबसे पहला काम क्या करूं, सबसे पहला ये भी अपन ने पढ़ा है, क्वेश्चन आया था, अपन सबसे पहले लोकेशन को डिसाइड करेंगे। ये भी अपन ने पढ़ा था कि ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है 160 लाइन एफिशिएंसी का, ठीक है, टोटल स्टेशन टाइम अपॉन साइकिल टाइम इनटू नंबर ऑफ वर्क स्टेशन इनटू 100। शेड्यूलिंग डील्स विद, ये बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम एंड फिनिश टाइम, 161 का डी। 162 द एक्ट ऑफ रिलीजिंग प्रोडक्ट एंड डिस्पैचिंग, ठीक है, और द लीड टाइम, ये तो कई बार आ गया क्वेश्चन। वैरायटी रिडक्शन इज आल्सो नोन एज सिंप्लीफिकेशन, ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये पुराने पेपर्स जो आते थे ना उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पुराने पेपर्स में जो मैंने तुम्हें बताया था कि पुराने पेपर्स में जो क्वेश्चन आते थे ना वो अपने मॉड्यूल वाले क्वेश्चन रिपीट हुआ करते थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। 165 का कब स्टार्ट करनी कब खत्म करनी शेड्यूलिंग, ठीक है। 166 का रूटीन एंड, तुम्हें पता है ये अभी क्वेश्चन आया था, ये तो बैच प्रोडक्शन है ना कि रूटिंग एंड शेड्यूलिंग कब कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। 167 अपना है द स्कोप ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग अनलिमिटेड, ये भी अपन ने पढ़ लिया। द फर्स्ट स्टेज ऑफ फैक्ट्री प्लानिंग ये है। वन ऑफ प्रोडक्ट एग्जांपल फॉर लाइन लेआउट, अच्छा लाइन लेआउट का मतलब होता है प्रोडक्ट लेआउट। देखो रिपेयरिंग एक सर्विस है, वेल्डिंग एक सर्विस है, ठीक है, तो इसका बेस्ट आंसर जो है ना वो सीमेंट ही है। ऑपरेशनल प्लानिंग, ऑपरेटिंग प्लानिंग की सर्विस ही है सर। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एग्जांपल फॉर लाइन लेआउट, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एग्जांपल, क्वेश्चन क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एग्जांपल फॉर लाइन लेआउट, इसका आंसर देखते हैं एक बार क्या दिया हुआ, बिल्कुल याद नहीं आ रहा मेरे को ये क्वेश्चन मेरे को ऐसा लग रहा है इनकम्प्लीट। 170 का आंसर बी, बिल्कुल याद नहीं आ रहा मेरे को ये क्वेश्चन मेरे को ऐसा लग रहा है इनकम्प्लीट है, इसमें कुछ और भी होना चाहिए था। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ना, बिल्कुल याद नहीं आ रहा इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है इसका वैल्यू एनालिसिस याद रखो। Which of the following stages of product life cycle does attribute beginning of substantial increase in sales and profit, तो growth होता है, ठीक है, ये भी आ चुका है क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है reliability and per unit cost of which following spares are less। अच्छा देखो ये है ना, ये मैं तुम्हें बताने भी वाला था कि स्पेयर पार्ट्स में है ना कुछ अलग अलग तरह के स्पेयर्स होते हैं। मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ, स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना तो वहां पर अलग अलग तरह के स्पेयर्स हैं।
देखो एक मिनट वेट कर। स्पेयर पार्ट्स है पेज नंबर 201, यानी पेज नंबर 220 के आसपास। ठीक है, देखो ठीक है, देखो स्पेयर पार्ट है ना, यहाँ पे 4 तरह के स्पेयर पार्ट दिए, रेगुलर, इंश्योरेंस, कैपिटल और रोटेबल। 4 तरह के स्पेयर। अब रेगुलर स्पेयर्स क्या होते हैं? जिनकी हमें रेगुलर रिक्वायरमेंट रहती है। ऐसे स्पेयर पार्ट जिनकी हमें रेगुलर रिक्वायरमेंट रहती है, नंबर ऑफ यूनिट्स भी ज्यादा होती है, क्योंकि है ना ऐसे पार्ट्स की है ना रिलायबिलिटी भी कम होती है, पर यूनिट कॉस्ट भी कम होती है। जैसे अपने देखो, अपने इंस्टीट्यूट में अपन माइक यूज करते हैं ना, तो माइक में है ना 2 सेल लगते हैं। अच्छा, 2 पेंसिल सेल लगते हैं ना, तो इंस्टीट्यूट में एट ए टाइम है ना पूरा 1 या 2 सेल का पैकेट पड़ा होता है, जिसमें एक सेल के पैकेट में 12 सेल्स आते हैं, तो पैकेट रखा होता है, क्योंकि है ना हर दूसरे तीसरे दिन वो सेल खत्म हो जाता है और हमें जरूरत पड़ती रहती है। तो ऐसे स्पेयर्स को कहा जाता है रेगुलर स्पेयर्स, क्योंकि इनकी रेगुलर रिक्वायरमेंट रहती है और नंबर ऑफ यानी क्वांटिटीज भी इनकी ज्यादा होती है। रीजन, इनकी रिलायबिलिटी कम होती है, जल्दी फेल हो जाती है या जल्दी इनको कंज्यूम कर लिया जाता है, और पर यूनिट कॉस्ट भी कम होती है। तो फिलहाल अभी जो क्वेश्चन था ना, तो उसमें बोल रहा था कि रिलायबिलिटी और पर यूनिट कॉस्ट किस पे कम होती है? रेगुलर स्पेयर्स में। तो फर्स्ट आंसर को देख लो तुम, ये है। अच्छा, अब वापस से देख लो स्पेयर, इंश्योरेंस स्पेयर। इंश्योरेंस स्पेयर में क्या होता है कि तुम अपने इन्वेंटरी के अंदर स्पेयर पार्ट्स को, एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट्स को रखते हो, ताकि अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम उसको यूज कर सको। ठीक है, मान लो जैसे है ना, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। तुम्हें है ना फिलहाल एक ही पेन ड्राइव की जरूरत है, ठीक है, लेकिन तुम है ना 2-2 3-3 पेन ड्राइव अपने पास में रखते हो, जबकि दोनों तीनों पेन ड्राइव तुम्हारे काम में नहीं आती। ज्यादातर तुम्हारे एक ही पेन ड्राइव काम में आती। कई बार क्या होता है कि एक पेन ड्राइव तुम्हारी फुल हो जाती है, तुम्हें अचानक से दूसरी पेन ड्राइव की रिक्वायरमेंट रहती है, तो तुम क्या करते हो? उस दूसरी पेन ड्राइव को जो तुम्हारे पास में अवेलेबल है ना, उसको यूज करना स्टार्ट करो, ताकि तुम्हें किसी तरह का डेटा लॉस नहीं, तुम्हारा डेटा लॉस नहीं। तो यहाँ पर इंश्योरेंस स्पेयर में ये लिखा हुआ है, एन इंश्योरेंस स्पेयर इज ए स्पेयर पार्ट दैट यू होल्ड इन योर स्पेयर पार्ट्स इन्वेंटरी एंड यू वुड नॉट एक्सपेक्ट टू यूज इन द नॉर्मल लाइफ। तुम इसे यूज नहीं करने वाले, तुम बस स्पेयर में रख रखे हो, तुम इसे यूज नहीं करने वाले। तुम इसे यूज करोगे केवल तब जब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास में स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, और तुम्हें उस स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से लॉस होने वाला है। मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं इसका। जैसे है ना, हमारे गांव में क्या है कि कुएं से जैसे पानी खींचने की वैसे तो मशीन लगी हुई है, ठीक है, लेकिन है ना कुएं से पानी खींचने के लिए वो ध्यान से पुराना टाइप का वो रोलर लगा होता है, जिसपे रस्सी लटकाते हैं फिर पानी खींचते हैं, वो भी लगा हुआ है। अच्छा, वो कोई यूज नहीं करता मशीन लगने के बाद, मशीन लगने के बाद उसको कोई यूज नहीं करता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लाइटें गई हुई है, कभी कभी ऐसा महीने में 1 या 2 बार, या ऐसा हो सकता है कि 3-4 महीने में 1 या 2 बार होता हो, लेकिन लाइटें गई हुई है, पानी की जरूरत है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे क्या करेंगे, फिर उस रोलर को भी यूज कर लिया जाएगा पानी खींचने के लिए। तो ये इंश्योरेंस स्पेयर बोला जाएगा उसको, ठीक है। अच्छा, कैपिटल स्पेयर क्या होता है? कैपिटल स्पेयर में क्या होता है कि आपके है ना प्रोडक्ट की फेल होने की चांसेस है ना बहुत 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 कम है, बहुत कम है। 99% रिलायबल है प्लेयर, 99% की जो इक्विपमेंट्स है, मशीन है, वो रिलायबल है। 98% रिलायबिलिटी है, फेलियर के चांसेस कम है, ठीक है। और फेलियर के चांसेस कम है ना, और आपको ऐसा लगता है, जैसे अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था कि फेलियर के चांसेस कम है, लेकिन प्रोडक्ट बाहर से आता है और बाहर से आने की वजह से हमें सेल्स लॉस्ट होता है, तो ऐसे स्पेयर्स को कैपिटल स्पेयर बोला जाता है, ठीक है। और रोटेबल स्पेयर जिनको टाइम टू टाइम चेंज किया जाए, रोटेबल स्पेयर का मतलब होता है जिनको टाइम टू टाइम चेंज किया, रोटेट करते रहते हैं। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, कैसे तुम पेन यूज करते हो नोट्स बनाने के लिए, कभी तुम ब्लू पेन यूज करते हो, कभी तुम रेड पेन यूज करते हो, कभी तुम ब्लैक पेन यूज करते हो, कभी तुम ग्रीन करते हो, अंडरलाइन करने के लिए करो, मेन पॉइंट लिखने के लिए करो, तो ऐसे को फिर कहा जाता है रोटेबल स्पेयर, ठीक है। तो रिलायबिलिटी पर यूनिट,
रेगुलर स्पेयर के साथ होती है, ठीक है। रिलायबिलिटी और कॉस्ट पर यूनिट कम होती है। द मेथड शेड्यूलिंग पर सीपीएम, एमआरपी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट्स, ऑपरेशन मैनेजमेंट, लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, द एक्ट ऑफ रिलीजिंग डॉक्यूमेंट, डिस्पैचिंग, रॉ मटेरियल थ्रू एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो ये भी तुम्हारे पहले ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर था प्रोडक्शन। अरेंजमेंट ऑफ मशीन डिपेंडिंग ऑन द सीक्वेंस। अच्छा ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 180 ये बोल रहा है कि आप मशीन को अरेंज कर रहे हो डिपेंडिंग ऑन द सीक्वेंस। अगर आप मशीन्स को, एक जैसी मशीन्स को अरेंज करते हो तो वो होता है प्रोसेस, और आप मशीन्स को डिपेंडिंग ऑन द सीक्वेंस करते हो तो वो होता है प्रोडक्ट। ध्यान रखना, डिपेंडिंग ऑन द सीक्वेंस है प्रोडक्ट, और सिमिलर काइंड ऑफ मशीन से प्रोसेस। 181, the aims of finding best and most efficient way of using the available resource man material, ठीक है। देखो है ना, सुनो, जब है ना हमने टाइम स्टडी वगैरह की डेफिनेशन मैंने तुम्हें पढ़वाई थी, ठीक है, अपने नोट्स में है। मैं तुम्हें एक बार थोड़ा सा नोट्स एक बार दिखा देता हूँ। अपने नोट्स में है टाइम स्टडी की डेफिनेशन, एक मिनट को देखो, ये टाइम स्टडी की डेफिनेशन थी अपने नोट्स में। टाइम स्टडी, वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, इमोशन स्टडी। वर्क स्टडी में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्क स्टडी का एम होता है मैन, मटेरियल, मनी और मशीनरी को एफिशिएंटली यूज करना। तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है, मैन, मटेरियल, मशीनरी, मनी को एफिशिएंटली यूज करना। तो ध्यान देना वापस से, ये किसको कहा जाता है? वर्क स्टडी कहा जाता है, ठीक है। द मोस्ट सूटेबल लेआउट, ये ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन नंबर 182 अपना, ठीक है, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना लाइन लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, ठीक है। द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, प्रोडक्टिव है या प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये भी आ चुका है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सूटेबल लेआउट फॉर जॉब। ये देखो देखो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है ना, तो उसके लिए तो लाइन लेआउट चलेगा, ठीक है, ध्यान से समझना क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। लेकिन अगर जॉब प्रोडक्शन हम कर रहे हैं ना, तो उसके लिए प्रोसेस लेआउट है। कंटिन्यूअस के लिए प्रोडक्ट और जॉब प्रोडक्शन के लिए प्रोसेस। द एक्टिविटी स्पेसिफाइंग कब स्टार्ट करनी है, कब खत्म करनी है, शेड्यूलिंग, रूटीन एंड बैच प्रोडक्शन में कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। लीड टाइम का मतलब होता है टाइम बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द मटेरियल। फर्स्ट स्टेज होती है फैक्ट्री प्लानिंग। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, इसीलिए यहाँ पर दिए हुए हैं। द टाइम होराइजन सेलेक्टेड फॉर फोरकास्टिंग डिपेंड ऑन, कि हमारा पर्पस क्या है उस फोरकास्टिंग लेकर, ठीक है। 190, द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल पॉइंट्स डिमांड इस, जैसे ये फर्स्ट टाइम आया है क्वेश्चन। अब देखो, पॉइंट्स ऑफ डिमांड इज क्लासिफाइड एज, डिमांड कौन करने वाला है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 190 ये पूछ रहा है कि डिमांड कौन करता है। तो डिमांड की जाती है डेस्टिनेशन से। हम बात करते हैं, दो चीजें होती है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स करती है सप्लाई का काम, डेस्टिनेशन करती है डिमांड का काम। क्योंकि डेस्टिनेशन पर हमें सामान पहुंचाना है, और अगर सामान पहुंचाना है ना, तो वो डिमांड कर रहा है डेस्टिनेशन। जैसे दुकान से हम सामान मंगवा रहे हैं, अपने घर पर मंगवा रहे हैं, तो हमारा घर डेस्टिनेशन हुआ, तो हम दुकान से बोल रहे हैं कि हमारे घर पर सामान पहुंचाओ, तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं, दुकान वाला सप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट, जिग्स आर यूज्ड इन मशीन टूल। अच्छा देखो, जिग्स मैं तुम्हें बताता हूँ जिग्स क्या है। पहले तो ये देखो जिग्स होते क्या, ठीक है। जिग्स इस तरह के, जैसे ना बोर्ड पर लगे हुए इक्विपमेंट्स होते हैं जिग्स, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे ये स्टील जिग, ये है ना स्टील जिग, यानी है ना, देखो मैं एक बात में है ना, एक मिनट, जिग एक टूल होता है, कस्टम टूल होता है। यहाँ पे देखो इसमें लिखा हुआ है, जिग एक प्राइमरी, जिग एक टूल होता है, ठीक है। तो इसका काम होता है एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, इंटरचेंजेबिलिटी बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट के लिए।
ठीक है। और हर एक के लिए देखो, ड्रिल के लिए जिग बनाया गया, पीसीबी के लिए यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के लिए जिग बनाया गया, ज्वेलरी के लिए जिग बनाया गया, और अलग अलग तरह के ग्राइंडिंग के लिए जिग बनाते हैं, शार्पनिंग के लिए जिग बनाते हैं, सबके लिए जिग्स है यहाँ। ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये बोल रहा था, क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन ये बोल रहा था कि जिग्स आर यूज्ड मशीन टूल फॉर होल्डिंग। जिग्स है ना, टूल्स के लिए बनाए जाते हैं। जिग्स टूल्स के लिए बनाए जाते हैं, टूल्स को बेटर बनाने के लिए जिग्स को यूज किया जाता है। टूल्स को बेटर बनाने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे पास है ना घर में स्क्रू ड्राइवर होगा, वो वाले स्क्रू ड्राइवर की बात कर रहा हूँ जो बॉक्स के अंदर आता है, जिसमें सारे हम उनके जो स्क्रू ड्राइवर से उनको अलग अलग कर सकते हैं और उसका बैक वाला पोर्शन अलग कर सकते हैं। अब है ना, जो उसके बैक वाला पोर्शन है ना, उसको कहा जाएगा जिग्स। आगे वाले को कहा जाएगा स्क्रू ड्राइवर और बैक वाले पोर्शन को कहा जाएगा जिग्स। मान लो तुम अगर जिग्स यूज नहीं करते, यानी बैक वाला पोर्शन यूज नहीं करते, जो ग्रीन कलर का ब्लैक कलर का होता है, तुम उसको यूज नहीं करते, तो क्या स्क्रू को कसना या स्क्रू को ढीला करना, ठीक है, आसान होगा? नहीं। तो जो जिग्स क्या काम कर रहा है वहां पर, जिग्स उस जिग्स से वो टूल है जो उसके काम को आसान बना रहा है। ठीक है, उस स्क्रू और अनस्क्रू वाले प्रोसेस को आसान बना रहा है, तो वो काम करता है जिग्स। एडिशन ऑफ रॉ मटेरियल प्रोडक्शन बोला जाएगा, which is not an index of productivity, TQM। ठीक है, TQM तो देखो है ना, ये सब है ना, इन सब की कैलकुलेशन की जा सकती है। इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करने के तरीके, तो मैन आवर आउटपुट भी है, प्रोडक्टिविटी रेशियो भी है, फाइनेंशियल रेशियो भी है, तो TQM तो एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं की जाती। Which of the following stages of life cycle substantial increase in sales and profit, की कई बार आ चुका है, कब स्टार्ट करना है कब खत्म करना है, शेड्यूलिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 196 in an organization the production planning and control department comes under। वैसे अपन ने ये पढ़ा था, ठीक है, अपन ने ये पढ़ा था क्वेश्चन, फिर भी ये सारे डिपार्टमेंट है ना मैन्युफैक्चरिंग के अंडर में आते, ठीक है, अलग से नहीं होते, सब मैन्युफैक्चरिंग के अंडर में आते। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को यूज किया जाता है। देखो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की वजह से ना फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं, तो फेलियर मतलब शटडाउन के चांसेस कम हो जाते हैं, वो शटडाउन को रिड्यूस करता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग इज यूजफुल, ये अभी अपन ने बात की थी कि जो कैपिटल स्पेयर होते हैं ना, ठीक है, लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग इज यूजफुल इन कैपिटल स्पेस में यूज किया जाता है लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग। ठीक है, नहीं, लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग इंश्योरेंस स्पेस में होनी चाहिए। लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग इज यूजफुल इन, एक बार देख लेते हैं, चलो इसको देख लेते हैं। जहां तक मेरे को लग रहा है इंश्योरेंस स्पेयर में होनी चाहिए लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है इसके बारे में। The management of rotatable, spare and repairable इसमें तो कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि ना इंश्योरेंस भी आ सकता है और कैपिटल भी आ सकता है। लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग इज यूजफुल इन, इसका आंसर देखते हैं 198। 198 का आंसर है ए, रेगुलर स्पेयर। रेगुलर स्पेयर में लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग, चलो ये मैं ना तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म करके बता दूंगा, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 91 भी रहा हुआ है, ध्यान है मेरे को। लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग इन यूजफुल इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, द एक्ट ऑफ रिलीजिंग द प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट टू, तो इसको बोला जाता है डिस्पैचिंग। द मेथड यूज्ड इन शेड्यूलिंग अ प्रोजेक्ट फॉर CPM। ठीक है, मोस्ट सुटेबल कंटीन्यूअस प्रोडक्शन के लिए देखो अपन ने बात की थी कि कंटीन्यूअस प्रोडक्शन होता है तो लाइन लेआउट, कब स्टार्ट करनी कब फिनिश करनी, शेड्यूलिंग, बैच प्रोडक्शन। अच्छा, ये शायद फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 205। कंडक्टिंग ओकेजनल चेकअप्स, प्रोडक्ट चेकअप्स ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड एंड असेंबल्ड। देखो है ना, आप है ना चेकअप कंडक्ट कर रहे हो तो उसको बोला जाता है इंस्पेक्शन। ठीक है, चेकअप को बोला जाता है इंस्पेक्शन। 206, द एम ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट, ये अपन ने पढ़ाई था कि इसको वर्क स्टडी बोला जाता है।
ठीक है 206, ये मैंने तुम्हें बताया था अभी। द टाइम, देखो सर, द टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी रीशेड्यूल्ड विदाउट अफेक्टिंग द अदर एक्टिविटीज, ठीक है, अदर एक्टिविटीज को अफेक्ट किए बिना। जैसे है ना, तुम्हें एक चीज बताता हूं, यहां पर तुम ये पढ़ते हो कि हम है ना, फ्लोट है ना, फ्लोट देखो, फ्लैग तो डेफिनेटली आंसर, इसकी बात ही नहीं करते। देखो फ्लोट है ना, हमारे कोर्स में फ्लोट केवल एक ही तरह का है, टोटल फ्लोट, ठीक है, हमने टोटल फ्लोट ही पढ़ा है। तुम फाइनल में इंडिपेंडेंट फ्लोट के बारे में भी पढ़ोगे और फ्री फ्लोट के बारे में। तो टोटल फ्लोट के बाद निकलता है फ्री फ्लोट, और फ्री फ्लोट के बाद निकलता है इंडिपेंडेंट। अब टोटल फ्लोट क्या होता है, मैं तुम्हें इसको समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन टोटल फ्लोट हमें ये बताता है कि हम किस किस एक्टिविटी को कितना कितना टाइम डिले कर सकते हैं, किस किस एक्टिविटी को कितना कितना टाइम डिले कर सकते हैं, टोटल फ्लोट हमें बताता है, ठीक है। अगर मान लो हम इनिशियली किसी एक्टिविटी को डिले कर रहे हैं, मान लो हम इनिशियली यानी स्टार्टिंग में किसी एक्टिविटी को हम डिले कर देते हैं ना, तो उसके बाद में जो उसकी सबऑर्डिनेट एक्टिविटी, उसके बाद में आने वाली एक्टिविटीज है ना, फिर उनको डिले नहीं किया जा सकता, फिर उनको डिले करना पॉसिबल नहीं है। चलो मैं कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल से समझाने की, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यही वाला एग्जांपल देख लो, छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जांपल समझ। देखो सुनो, एक्टिविटी ए का फ्लोट आ रहा है 2 डेज का, और एक्टिविटी सी का फ्लोट आ रहा है 4 डेज का, 4 दिन का, ठीक है। एक्टिविटी ए का फ्लोट आ रहा है 2 दिन का। मान लो हमने एक्टिविटी ए को डिले कर दिया 2 दिन, मान लो हमने एक्टिविटी ए को डिले कर दिया 2 दिन, तो ये कंप्लीट हुई 4 दिन में। एक्टिविटी सी का फ्लोट आ रहा था 4 दिन का। अब एक चीज बताओ, अगर मैं एक्टिविटी ए को 2 दिन डिले करता हूं, तो एक्टिविटी यानी 4 दिन में यहां पर कंप्लीट हो रही, चलो इसमें तो हो जाएगा ये डिले, इसमें तो ये डिले हो जाएगा क्योंकि पाथ दूसरा जा रहा है, ठीक है, इसमें तो चल जाएगा। और कोई क्वेश्चन देखते हैं जहां पर मैं तुम्हें इस चीज के बारे में समझा सकूं, क्योंकि था एक क्वेश्चन, जहां तक मेरे को ध्यान है ना, एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें डिले होने पर आगे वाली एक्टिविटीज को डिले नहीं किया जा सकता। हाँ बिल्कुल, ये रहा क्वेश्चन, देखो सर, 2-5 को 5 दिन के लिए डिले किया जा सकता है, देखो 2-5 को 5 दिन के लिए डिले किया जा सकता है, ठीक है। और 2-5 के बाद है 5-8, 5-8 को भी 5 दिन के लिए डिले किया जा सकता है। अब यहां पर इंडिपेंडेंट फ्लोट ये बात करता है कि मान लो अगर हम 2-5 को 5 दिन के लिए डिले कर दें, 5 दिन के लिए डिले कर दे, मतलब 2-5 का ड्यूरेशन जो है ना वो 9 कर दे, 2-5 का ड्यूरेशन 9 कर दे, तो देखो 2 और 9 11 हो जाएगा, ये 11 और 1 12 हो जाएगा, ये 12 और 3 15 हो जाएगा। अच्छा ई और एल की वैल्यू सेम है, ई और एल की वैल्यू सेम है, ई और एल की वैल्यू सेम है, मतलब हुआ यहां पर भी है ना, ई और एल की वैल्यू सेम हो जाएगी, 11 में से 9 माइनस होगा तो ये 2 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि 5-8, जैसे ही हमने 2-5 को डिले किया, उसके आगे वाली एक्टिविटी जिसका फ्लोट आ रहा था 5, अब उसको डिले करना पॉसिबल नहीं, अब उसको डिले करना पॉसिबल नहीं। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट इसी बारे में बात करता है कि इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या बोलता है कि स्टार्टिंग में अगर तुम किसी एक्टिविटी को स्टार्टिंग में डिले कर देते हो ना, तो उसके बाद वाली एक्टिविटी अगर डिले होना भी चाहे ना तो नहीं हो पाती, अगर उनको डिले करना भी चाहो ना तो नहीं कर सकते। तो ये वाला पॉइंट यही बोल रहा है, एक्टिविटी कैन बी रीशेड्यूलिंग विदाउट अफेक्टिंग अदर एक्टिविटीज प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग। जैसे यहां पर हमने इसको डिले किया 2-5 को, इसका इंपैक्ट 5-8 पर भी पड़ा है, इसका इंपैक्ट 8-9 पर भी पड़ा, यानी सक्सीडिंग एक्टिविटीज पर इंपैक्ट पड़ा, किसका, टोटल फ्लोट का। लेकिन इंडिपेंडेंट फ्लोट से कोई फर्क नहीं पड़ता आगे और पीछे वाली एक्टिविटीज पर, ना ही प्रीसीडिंग पर ना ही सक्सीडिंग, ठीक है। तो इसको तुम थोड़ा सा याद रख लेना, इसको तुम फाइनल में पढ़ोगे और बहुत डिटेल में पढ़ोगे। इंडिपेंडेंट 208, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो है ना, ये भी मैंने तुम्हें पढ़ाया था, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस इन फाइनल इंस्पेक्शन टेस्ट, आईएसओ 9003 बोलते हैं। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, आईएसओ स्टैंडर्ड अपन ने पढ़ा था, आईएसओ स्टैंडर्ड में ये रहा, सॉरी आईएसओ स्टैंडर्ड ये रहा, ठीक है। फाइनल इंस्पेक्शन टेस्ट 9003 मॉडल होता है, तो 9003 आंसर हो गया इसका। लीड टाइम का मतलब है वही टाइम बिटवीन प्लेसिंग द, ये देखो ये दोनों सेम ही है,
सी और डी दोनों सेम है, ठीक है। टाइम बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द मटेरियल। 210 लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, चलो ठीक है। तो 210 ये बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स डील्स विद द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम डिफरेंट सप्लाई ओरिजिन। अरे देखो, एक जगह से सामान उठाकर दूसरी जगह लेकर जाना है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अच्छा, और बाकी क्वेश्चन फिर अपन मैं तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में प्रोवाइड करवा